माँ बाप के जिंदा रहते ये 5 बातें सीख लो, वरना एक दिन सिर्फ तस्वीर से बात करोगे। गांव में सुबह का सूरज जैसे ही लालिमा बिखेरने लगा, खेतों में काम करने वालों की आवाजें हवा में घुलने लगीं। चिड़ियों की चहचहाहट, बैलों की घंटियों की धीमी छन-छन और मिट्टी की सौंधी महक सब मिलकर एक अद्भुत सुकून का एहसास दे रहे थे। गांव के किनारे पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक कच्चा मकान था। उस मकान के आंगन में एक बूढ़ा आदमी चारपाई पर बैठा आसमान की ओर देख रहा था, जैसे किसी खोई हुई चीज को तलाश रहा हो। वह था राम प्रसाद, उम्र करीब 68 साल। चेहरे पर झुर्रियां, लेकिन आंखों में गहराई, सफेद धोती और हल्के नीले रंग का कुर्ता, सिर पर एक पुराना गमछा। राम प्रसाद के पास एक वक्त था जब उसके घर में रौनक रहती थी। 3 बेटे, सुरेश, महेश और रमेश, और एक बेटी, कमला। पत्नी सावित्री भी जीवित थी और घर में हमेशा हंसी खुशी का माहौल रहता था। लेकिन वक्त बदलता है। आज घर सुनसान है। पत्नी का देहांत हुए 5 साल हो गए और बच्चे सब अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त। उस सुबह राम प्रसाद की नजर गांव के मंदिर से लौटते हुए एक बुजुर्ग संत पर पड़ी। संत ने मुस्कुराकर राम प्रसाद से कहा, बेटा, जब तक माँ बाप जिंदा हैं, कुछ बातें सीख लेना, वरना पछतावा जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ेगा। राम प्रसाद चौंक गया। महाराज, कैसी बातें? संत ने गहरी सांस ली। 5 बातें हैं। अगर हर बेटा और बेटी समझ ले, तो माँ बाप के जाते ही उनके दिल में पछतावे का समंदर नहीं उठेगा। राम प्रसाद ने सोचा, ये बातें शायद मेरे बच्चों को पता नहीं, और शायद मैं भी इन्हें पूरी तरह नहीं जानता था। गांव में सर्दियों की सुबह थी। धुंध ने पूरे गांव को अपनी चादर में लपेट रखा था। मिट्टी के आंगन में ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। राम प्रसाद चारपाई पर बैठा था, हाथ में ठंडी होती चाय का गिलास, और नजरें गली के छोर पर टिक गई थी, वह रास्ता जहां से कभी उसके बेटे आते जाते थे। आज भी उसकी आंखें वहीं अटकी थीं, जैसे उम्मीद हो कि कोई आता दिखेगा। लेकिन गली में बस 2-4 बच्चों की खेल की आवाज और कहीं दूर से आती बैलों की घंटियों की धीमी छनक सुनाई दे रही थी। कभी ऐसा भी वक्त था जब यह आंगन बच्चों की हंसी से गूंजता था। सुरेश की ऊंची आवाज, अरे महेश, देख मैं पहले चढ़ा, और महेश का जवाब, अरे तू तो चींटी है, मैं तो बाज हूं। छोटा रमेश तो मां के पीछे पीछे घूमता था, और कमला बस सबकी लाडली थी। लेकिन वक्त ने जैसे सबकी दिशाएं बदल दीं। सुरेश शहर में प्रॉपर्टी डीलर बन गया, महेश सरकारी नौकरी में, और रमेश प्राइवेट कंपनी में। कमला की शादी हो गई और वह ससुराल में अपने बच्चों में व्यस्त हो गई। राम प्रसाद और सावित्री ने कभी शिकायत नहीं की। वे सोचते, बच्चों का जीवन संवर रहा है, यही उनकी मेहनत का फल है। 5 साल पहले सावित्री चली गई थी। उसके बाद राम प्रसाद का घर खाली हो गया, न सिर्फ ईंट और दीवारों से, बल्कि दिल से भी। बेटे फोन करते थे, त्योहार पर आते थे, पर दिन भर रुकना उन्हें भारी लगता। शहर की व्यस्त जिंदगी, ऑफिस का दबाव, और अपने अपने परिवार का ख्याल, इन सब के बीच पिता के लिए बस कुछ मिनटों का समय निकल पाता। उस दिन सुबह गांव के मंदिर से लौटते हुए संत हरिदास जी उसके आंगन में आकर बैठ गए। उन्होंने चुपचाप राम प्रसाद को देखा और कहा, बेटा, माँ बाप के जिंदा रहते एक बात कभी मत भूलना, उन्हें वक्त दो। रोज का वक्त, रोज की बातें। त्योहार, शादी ब्याह, बीमारी में आना, ये रिश्ता नहीं निभाना है। रिश्ता निभाना है तो रोज 2 पल बैठकर उनके साथ हंसना, सुनना और बोलना जरूरी है। राम प्रसाद की आंखों में नमी थी। महाराज, ये बात मैं अपने बच्चों को कैसे समझाऊं? उनके पास समय ही कहाँ है। संत ने हल्की मुस्कान दी। समय बनाना पड़ता है। जो सोचते हैं कि समय बाद में मिलेगा, वे अक्सर पाते हैं कि मौका चला गया। उसी शाम सुरेश गांव आया। हाथ में नया स्मार्टफोन, गाड़ी में ढेरों गिफ्ट, और चेहरे पर जल्दी लौटने की बेचैनी। पिताजी, बस 2 घंटे रुकना है, फिर मीटिंग के लिए शहर लौटना है।
राम प्रसाद ने मुस्कुराकर कहा, अरे बेटा, इतनी जल्दी क्यों? रात यहीं रुक जा, तेरी पसंद की मूंग की दाल बनाऊंगा। सुरेश हंसकर बोला, पिताजी, दाल तो हर दिन खा सकता हूँ, लेकिन क्लाइंट हर दिन नहीं मिलता। 2 घंटे में सुरेश ने गिफ्ट दिए, 2-3 औपचारिक बातें कीं और चला गया। पीछे आंगन फिर खाली हो गया, जैसे कोई मेला लगकर खत्म हो गया हो। रात को राम प्रसाद चारपाई पर लेटा था। संत की बातें उसके कानों में गूंज रही थी, समय बनाना पड़ता है, बाद में मौका नहीं मिलता। उसने सोचा, कभी मैं अपने पिता के पास ऐसे बैठता था, जैसे उनकी बातें दुनिया की सबसे जरूरी बातें हों। आज मेरे बेटे शायद यही सोचते होंगे कि मेरी बातें समय की बर्बादी हैं। उसकी आंखें भीग गईं। काश कोई एक शाम होती जब बेटा बस उसके पास बैठकर उसकी पुरानी कहानियां सुनता और बीच बीच में हंसता। 1 हफ्ते बाद रमेश भी गाँव आया, पर उसका अंदाज भी वैसा ही था, जल्दी, भागदौड़, फोन पर लगातार बातें, और पिताजी को बस यह कह देना, अगली बार पिताजी, पक्का ज्यादा रुकूंगा। राम प्रसाद ने सोचा, ये अगली बार कभी आता नहीं। अगले दिन राम प्रसाद ने कागज और कलम निकाला। उसने चिट्ठी लिखना शुरू किया। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारी माँ अगर होती तो शायद वह तुम्हें समझा पाती कि माँ बाप को सिर्फ पैसों की नहीं, तुम्हारे समय की भी जरूरत होती है। जब तक हम जिंदा हैं, आओ और कुछ पल हमारे साथ जियो, वरना जब हम चले जाएंगे, तुम ढूंढोगे और तब मिलेगा सिर्फ पछतावा। उसने चिट्ठी खत्म की और भेज दी। बरसात का मौसम था। आसमान में काले बादल घिराए थे और हल्की हल्की फुहारें गिर रही थीं। राम प्रसाद आंगन में बैठे मिट्टी की खुशबू का आनंद ले रहे थे, लेकिन उनके मन में एक हल्का डर भी था। आज महेश आने वाला था और पिछले कुछ महीनों में उससे बातचीत का लहजा कुछ कड़वा हो गया था। महेश सरकारी नौकरी में था और उसके बोलने में एक अजीब सी जल्दी और आदेश का भाव आ गया था। राम प्रसाद को वह पहले जैसा प्यारा बेटा नहीं, बल्कि एक अधिकारी जैसा लगता। पिछली बार जब महेश गाँव आया था तो राम प्रसाद ने सिर्फ इतना कहा था, बेटा, घर के पीछे की दीवार में दरार आ गई है, बारिश से पहले ठीक करवा ले। महेश ने भौंहे चढ़ाकर जवाब दिया, पिताजी, आपको हर बार यही चिंता रहती है। आपको क्या लगता है मुझे समझ नहीं आता? मेरे पास और भी काम है, सिर्फ घर की दीवार देखने नहीं आता मैं। ये शब्द राम प्रसाद के दिल में तीर की तरह चुभ गए थे। उन्होंने उस दिन कुछ नहीं कहा, लेकिन रात भर करवटें बदलते रहे। उन्हें समझ नहीं आया, मैंने तो बस बेटे से अपनी चिंता साझा की थी, गुस्सा क्यों हो गया? महेश गेट से अंदर आया, कंधे पर बैग और चेहरे पर थकान। राम प्रसाद मुस्कुराते हुए बोले, आ गया बेटा? थक गया होगा। चाय पी ले। महेश ने बिना मुस्कुराए कहा, अभी नहीं पिताजी, पहले बैग रख लो। फिर बैठकर मोबाइल देखने लगा। राम प्रसाद ने हिम्मत करके कहा, बेटा, पिछले महीने जो मैंने दीवार की बात कही थी, वो। महेश ने फिर वही तेज लहजा अपनाया। पिताजी, आप फिर वही शुरू कर दिए। आपको बस यही काम है क्या? मैं आया और आप शुरू हो गए। थोड़ा आराम करने देंगे या नहीं? ये सुनते ही आंगन में एक अजीब सी चुप्पी फैल गई। बरसात की बूंदें टप टप गिर रही थी, लेकिन राम प्रसाद के दिल में जैसे कहीं अंदर गरज हो रही थी। उन्होंने सिर झुका लिया और धीमे से कहा, ठीक है बेटा, तू आराम कर ले। महेश तो कमरे में चला गया, लेकिन यह एक पल राम प्रसाद के दिल पर स्थायी निशान छोड़ गया। माँ बाप के लिए बच्चों की आवाज, उनकी बोली, ये सब सिर्फ शब्द नहीं होते, ये उनके सम्मान और प्यार का पैमाना होते हैं। कुछ दिन बाद वही संत हरिदास जी फिर आंगन में आए। राम प्रसाद ने उन्हें यह घटना सुनाई। संत ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, माँ बाप की आंखें बहुत सह सकती हैं, भूख, गरीबी, दर्द, लेकिन उनके कान कड़वे शब्द नहीं सह पाते। बेटे की ऊंची आवाज, कठोर शब्द, ये उनके दिल में ऐसे उतरते हैं
जैसे किसी ने अंदर से दरवाजा तोड़ दिया हो। राम प्रसाद चुप रहे, बस सोचते रहे, काश मेरे बेटे यह समझ पाते। 3 महीने बाद जब महेश की पत्नी अपने मायके गई हुई थी तो वह अकेला गांव आया। खाने की मेज पर बैठकर अचानक बोला, पिताजी, पिछली बार मैं आपसे कुछ तेज बोल गया था। शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। राम प्रसाद ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, माँ बाप का दिल कांच का होता है। फिर भी हम बच्चे पर गुस्सा नहीं करते, बस चुप हो जाते हैं। लेकिन याद रख, तेरी ऊंची आवाज मुझे नहीं, तेरी माँ को भी सुनाई देती होगी। ऊपर से महेश की आंखें भीग गईं। उसे एहसास हुआ कि माँ बाप के सामने आवाज और शब्द नरम रखना सिर्फ शिष्टाचार नहीं, बल्कि उनका हक है। सावन का महीना था और गांव में वार्षिक मेला लगा हुआ था। गांव के चौक से लेकर मंदिर तक रंग बिरंगी दुकानों की कतारें, झूले की चर्रा, बच्चों की हंसी और ढोलन गाड़ों की आवाज हर तरफ गूंज रही थी। राम प्रसाद अपने पुराने दोस्तों के साथ आंगन में बैठे बातें कर रहे थे। तभी गली के छोर पर एक चमचमाती गाड़ी रुकी। उससे उतरे रमेश और उसकी पत्नी पूजा, दोनों शहर के फैशन में सजे हुए। राम प्रसाद के चेहरे पर चमक आ गई, अरे मेरा छोटा बेटा आ गया। रमेश ने गाड़ी से उतरते ही एक नज़र पिताजी पर डाली और मोबाइल कान से लगाकर बात करता हुआ सीधे आंगन में घुस गया। हाँ, मीटिंग तो कल है, मैं बस 2 घंटे यहाँ हूँ। हाँ, डील पक्की हो जाएगी। फोन रखते रखते उसने पिताजी से कहा, पिताजी, नमस्ते। आप लोगों ने मेले में कुछ देखा क्या? मैं पूजा को ले जा रहा हूँ, थोड़ी शॉपिंग करनी है। राम प्रसाद ने धीमे से कहा, अरे बेटा, पहले बैठ तो जा, पानी पी ले, 2 बातें कर ले। रमेश ने हंसकर कहा, अरे पिताजी, समय कहाँ है? और वैसे भी ये गांव का मेला, यहाँ क्या रखा है? ये सुनकर राम प्रसाद के चेहरे की चमक एक पल में फीकी पड़ गई। गांव का मेला उनके लिए सिर्फ मेला नहीं था, बल्कि अपनी संस्कृति, पुरानी यादों और अपनापन का प्रतीक था। रमेश और पूजा मेले में घूम रहे थे। गांव के बहुत से लोग उन्हें पहचानते थे, अरे, ये तो राम प्रसाद जी का छोटा बेटा है। लेकिन रमेश का बर्ताव कुछ अजीब था। जब कोई बुजुर्ग आकर बोलता, बेटा, कैसे हो, तो वह बस हल्के में, हाँ, ठीक हूँ, कहकर आगे बढ़ जाता। पूजा भी रमेश की तरह जल्दी जल्दी खरीदारी में लगी रही। मेला खत्म होते होते गांव के एक बुजुर्ग, भोलाराम काका, ने धीरे से कहा, राम प्रसाद, तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया है, लेकिन लगता है अब उसे अपने पिता की पहचान पर गर्व नहीं है। ये सुनकर राम प्रसाद का दिल अंदर से टूट गया। कुछ दिन बाद संत हरिदास जी फिर आए। राम प्रसाद ने उन्हें यह बात सुनाई। संत ने कहा, बेटा, जो अपने माँ बाप की इज्जत सबके सामने करता है, उसकी इज्जत खुद भगवान बढ़ाते हैं। और जो अपने माँ बाप को छोटा दिखाता है, उसका अहंकार एक दिन उसे सबसे छोटा बना देता है। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक राजा था, जिसने अपने पिता को दरबार में सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठाया, जबकि खुद नीचे बैठता था। लोगों ने पूछा, ऐसा क्यों? राजा ने कहा, आज मैं जो हूँ, इनकी वजह से हूँ। इनका सिर ऊंचा रखना ही मेरी सबसे बड़ी जीत है। याद रखो, माँ बाप की जगह हमेशा सिर से ऊपर होती है, चाहे बेटा कितना भी बड़ा हो जाए। कुछ महीनों बाद रमेश के ऑफिस में एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें परिवार को बुलाने की अनुमति थी। रमेश ने पिताजी को भी बुलाया, लेकिन यह सोचकर कि बस औपचारिकता है। जब कार्यक्रम में उसके बॉस ने कहा, रमेश, हमें तुम पर गर्व है, लेकिन हमें उससे भी ज्यादा गर्व है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें यह संस्कार दिए, तो रमेश के दिल में जैसे बिजली कौंध गई। वह पहली बार समझा, पिताजी को साथ लाना सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि सम्मान है। उसने वही मंच पर जाकर पिताजी के पैर छुए और कहा, पिताजी, मैं चाहे कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाऊं, आपकी जगह हमेशा मेरे सिर से ऊपर रहेगी। राम प्रसाद की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वे खुशी के थे।
सितंबर का महीना था। बरसात थम चुकी थी और खेतों में धान की खुशबू हवा में घुली थी। गांव के लोग अगली फसल की तैयारी में जुट गए थे। रामप्रसाद आंगन में बैठकर पुराने कागज और रजिस्टर देख रहे थे। इनमें उनके खेतों के पुराने हिसाब किताब और खेती के तरीके लिखे थे। ये वही अनुभव थे जो उन्होंने अपने पिता और दादा से सीखे थे। उसी दोपहर बड़े बेटे सुरेश का फोन आया। पिताजी, मैं गाँव आ रहा हूँ, कुछ जरूरी बात करनी है। शाम को सुरेश आया और आते ही बोला, पिताजी, मेरे पास एक बढ़िया बिजनेस आइडिया है। गांव की जमीन बेचकर शहर में अपार्टमेंट में निवेश कर दें। किराया भी मिलेगा और कीमत भी बढ़ेगी। रामप्रसाद ने गंभीर होकर कहा, बेटा, जमीन बेचने की जल्दी मत कर। जमीन कभी घाटा नहीं देती, लेकिन बिजनेस में धोखा भी हो सकता है। तू चाहे तो खेतों में नई फसल लगाने का तरीका आजमा, लेकिन जमीन मत छोड़। सुरेश हंसकर बोला, पिताजी, ये पुराने जमाने की बातें हैं। अब समय बदल गया है, खेती में कुछ नहीं रखा। शहर में निवेश ही सही रास्ता है। आपकी सोच थोड़ी पुरानी है, आपको मेरी बात माननी चाहिए। रामप्रसाद ने हल्की आवाज में कहा, बेटा, मेरी सोच पुरानी हो सकती है, लेकिन मेरा अनुभव तुम्हारे लिए नई गलती से बचने का रास्ता है। लेकिन सुरेश ने ध्यान नहीं दिया और अगले महीने जमीन बेच दी। पहले साल तो किराए से पैसा आता रहा, लेकिन दूसरे साल बिल्डर की कंपनी में गड़बड़ हो गई, किराया बंद हो गया और निवेश फंस गया। सुरेश के पास न जमीन रही, न निवेश का फायदा। वह परेशान होकर पिताजी के पास आया। पिताजी, आप सही थे। मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी। रामप्रसाद ने बस इतना कहा, बेटा, हम बूढ़े हैं, लेकिन बेकार नहीं। हमारे सफेद बाल सिर्फ उम्र का नहीं, अनुभव का भी तोहफा है। कुछ दिनों बाद संत हरिदास जी आए और बोले, बेटा, माँ बाप का अनुभव एक खजाना है। जो इसे नजरअंदाज करता है, वह अपने ही पैरों से अपने घर का दरवाजा बंद कर देता है। दुनिया की किताबें सबको मिलती हैं, लेकिन माँ बाप का अनुभव सिर्फ अपने बच्चों को। इसके बाद सुरेश ने हर बड़े फैसले से पहले पिताजी की राय लेना शुरू कर दिया। एक दिन बोला, पिताजी, मैं अब समझ गया हूँ, आपकी एक सलाह मेरी 100 किताबों से ज्यादा कीमती है। रामप्रसाद ने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया, और जब तू बूढ़ा होगा तो तेरे बच्चे भी तेरे अनुभव को माने, यही असली दौलत है। नवंबर का महीना था। गांव में हल्की ठंड पड़ने लगी थी। धूप में बैठना अब सुख जैसा लगता था। रामप्रसाद अपने छोटे से आंगन में चटाई बिछाकर बैठते, धूप सेंकते और पुरानी अलमारी से निकालकर ऊनी कपड़े देख रहे थे। लेकिन उनकी आंखों में एक चिंता थी। बेटे बेटियां सब अपने अपने परिवार और काम में व्यस्त थे। पिछले 2 साल से वे और उनकी पत्नी केवल गांव के एक नौकर के भरोसे थे, जो महीने में 2-3 बार सामान ला देता था। एक दिन फोन पर बड़े बेटे राजेश से बात हुई। बेटा, ठंड शुरू हो गई है। माँ की रीढ़ में दर्द बढ़ रहा है, अगर तू आ सके तो अच्छा होगा। राजेश ने तुरंत जवाब दिया, पिताजी, ऑफिस में प्रोजेक्ट चल रहा है, मैं नहीं आ पाऊंगा। आप चिंता मत करो, मैंने मोहल्ले के शर्मा जी से कह दिया है, वो दवा ले आएंगे और देखभाल भी कर देंगे। रामप्रसाद चुप हो गए। शब्दों में देखभाल था, लेकिन उसमें बेटे का हाथ, उसकी आंखों का अपनापन और माँ के माथे पर रखा उसका हाथ नहीं था। 2 दिन बाद रमेश का फोन आया। पिताजी, मैं इस महीने नहीं आ पाऊंगा, लेकिन आप चिंता न करें, मैंने पड़ोस के लड़के को पैसे दे दिए हैं, वो जरूरत की चीजें ला कर देगा। रामप्रसाद ने धीमे से कहा, बेटा, हमें सिर्फ चीजें नहीं चाहिए, हमें अपना बेटा चाहिए। लेकिन छोड़, तेरा काम जरूरी है। दिसंबर की एक ठंडी रात को रामप्रसाद की पत्नी को तेज बुखार आ गया। गांव के डॉक्टर ने कहा, अस्पताल ले जाना पड़ेगा। रामप्रसाद ने दोनों बेटों को फोन किया, लेकिन उन्होंने कहा, पिताजी, अभी ट्रैफिक और काम की वजह से नहीं आ सकते, आप शर्मा जी के साथ चले जाओ।
उस रात अस्पताल के ठंडे बेंच पर बैठा राम प्रसाद सोच रहा था, क्या मैं सच में इतना बूढ़ा हो गया हूं कि मेरे बच्चे मेरी जिम्मेदारी किसी और को सौंप दें? कुछ दिनों बाद पत्नी घर आ गईं, लेकिन कमजोर थीं। तभी संत हरिदास जी आए। उन्होंने राम प्रसाद का चेहरा देखा और कहा, बेटा, माँ बाप के लिए जिम्मेदारी निभाना सिर्फ खाना पीना देना नहीं, बल्कि उनके पास रहना है। पैसे देकर किसी को रखने से शरीर की देखभाल हो सकती है, लेकिन दिल की नहीं। माँ बाप के बुढ़ापे में उनका सहारा केवल उनके बच्चे होते हैं। ये काम किसी पर छोड़ा नहीं जाता। कुछ महीने बाद एक दिन दोनों बेटे अचानक गाँव आ पहुंचे। उन्होंने पिताजी से कहा, पिताजी, हमें माफ कर दो। हमने समझा था कि पैसे और व्यवस्था कर देना ही काफी है, लेकिन हमें देर से समझ आया, माँ बाप के लिए बच्चे का समय, साथ और अपनापन सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। राम प्रसाद की आंखें भीग गईं, लेकिन उन्होंने दोनों को गले लगा लिया। बेटा, जब तक हम जिंदा हैं, सीखने का मौका है। बाद में पछतावा सिर्फ चुभता है। गांव में ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन आंगन में धूप खिली थी। राम प्रसाद अपने बेटों के बीच बैठकर बोले, याद रखो, माँ बाप का समय जिंदा रहते निकालो। उनकी बोली के साथ नरमी रखो। उन्हें हमेशा इज्जत दो। उनके अनुभव को मानो। उनकी जिम्मेदारी कभी किसी और पर मत डालो। क्योंकि माँ बाप के जिंदा रहते अगर यह 5 बातें सीख ली, तो जिंदगी में कभी पछताना नहीं पड़ेगा। गांव की शाम हो चुकी थी। सूरज की लालिमा खेतों के किनारों पर सुनहरी चादर बिछा रही थी। राम प्रसाद अपने आंगन में चारपाई पर बैठे थे, दोनों बेटे पास में, माँ की गोद में चाय की खुशबू घुली हुई थी। हवा में अब वो ठंड नहीं थी, क्योंकि दिलों में अपनापन और गर्माहट लौट आई थी। राम प्रसाद ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जिंदगी बहुत लंबी लगती है, लेकिन माँ बाप का साथ पल भर का होता है। जब तक हम हैं, हमें महसूस करो, वरना हमारी तस्वीर से बात करते हुए तुम्हारी आंखें नम होंगी और दिल में बस एक ही शब्द गूंजेगा, काश। बेटों ने एक साथ कहा, पिताजी, अब कोई काश नहीं रहेगा। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको दिल तक छू गई हो, अगर इसमें छुपा माँ बाप का प्यार और 5 सीख आपको भी सही लगी हो, तो इसे अपने माता पिता तक जरूर पहुंचाएं, ताकि उन्हें भी पता चले कि आप उनके साथ हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी और दिल छू लेने वाली कहानियां हम आप तक पहुंचाते रहें।